Hello dear students, I welcome you all on AC Plus digital platform of advanced engineering classes. जैसा कि आप सभी को पता है कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का हमारा यूनिट नंबर 1 यानी इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ये हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क और उनके स्पेसिफिकेशन को भी पढ़ा था। आज से और अभी से हम हमारी सेकंड यूनिट जो कि है टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप्स ऑफ टेंडर्स के बारे में हम यहां पे डिस्कशंस करेंगे। तो यूनिट नंबर 2 है एस्टिमेट, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर्स को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो टारगेट सीरीज अभी चल रही है उसमें हम जो आने वाली एग्जाम से उसके लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे कवर कराएंगे। आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एसी प्लस यूट्यूब चैनल का आपको सपोर्ट लेके चलना है और हम सभी टेक्निकल कंटेंट, नॉन टेक्निकल कंटेंट हम आपका यहाँ पे कवर करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और सर्वेइंग कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको आप जाके अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। देन अभी 12 बजे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, 4 PM पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, 5:30 पर फूड मैकेनिक्स एंड देन 6:30 PM पर रेलवे इंजीनियरिंग अभी चल रहा है। और आने वाले 2 मंथ्स में रिमेनिंग सब्जेक्ट्स भी हम जल्द ही लेकर आएंगे। तो अभी यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, मंडे टू फ्राइडे आपके जो भी सेशंस हो रहे हैं इसमें, आप उनका जो डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। सैटरडे के दिन आप और हम लाइव जुड़कर उस डाउट को डिस्कस करेंगे और साथ में काफी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। संडे के दिन मैराथन क्लास में आने वाली जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है उनके जो क्वेश्चंस हैं, टेक्निकल पार्ट का कंप्लीट डिस्कशंस यहां पर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हमें डिस्कस करना है कि एस्टीमेट, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर्स के बारे में। तो सबसे पहले एस्टीमेट क्या होता है उसको समझते हैं। हमारे पास जो एस्टीमेट है ये हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 1 में। एस्टीमेट एक वह प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम ये पता करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट की प्रोबेबल कॉस्ट क्या होने वाली है। मतलब एस्टिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन फाइंड द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है? प्रोबेबल कॉस्ट। और एस्टिमेटर कौन है? एस्टिमेटर वो पर्सन है जो एस्टिमेट तैयार करता है। वहीं पर एस्टिमेट क्या है? एस्टिमेट एक रिटन फॉर्मेट है जिसमें हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली है। तो यहां पे 4 अलग अलग वर्ड हैं, आप ये समझना। एक हमारे पास क्या हो गया? एक हमारे पास हो गया एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन क्या चीज है? एस्टिमेशन एक पूरी प्रोसेस है, एस्टिमेशन एक आर्ट है। दूसरा हमने यहां पे समझा एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है? जो प्रोबेबल कॉस्ट हम निकालेंगे वो एस्टिमेटेड कॉस्ट है। एक हमने यहां पे समझा कि एस्टिमेट क्या है, तो एस्टिमेट एक रिटर्न फॉर्मेट है। और एक वर्ड हमने यहां पे देखा कि एस्टिमेटर क्या है, तो एस्टिमेटर वह पर्सन है जो एस्टिमेट तैयार करता है। क्लियर है यहां तक? अब एस्टीमेट की क्या क्या नेसेसिटी थे ये भी हमने समझा था। एस्टीमेट की मदद से हमें टाइम का रफ आइडिया लगता है कि प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। प्रोबेबल कॉस्ट मालूम चलती है। तीसरा रफ टाइम का आइडिया हो गया। अगला क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, लेबर का भी आइडिया लग जाता है ताकि हम अरेंजमेंट्स कर पाए सुटेबली। और कुछ लूप होल्स हो रहे हैं या कुछ एरर्स आ सकते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो वो हमें पहले से मालूम चल जाएंगे। अगला एस्टिमेशन की मदद से, एस्टिमेट की मदद से हम कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर अरेंज करने में हमें मदद मिलती है। अगला प्रोजेक्ट उपयोगी है या नहीं, नेसेसिटी मालूम चलती है। और मेन चीज जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है और टेक्निकल अप्रूवल है वो भी एस्टिमेट की मदद से ही हमें मिल पाता है। तो इतना जो भी हमने पढ़ा था उसको एक बार हमने जैसे डिस्कस किया है। प्रोसेस होगा एस्टिमेशन, वहीं पर प्रोबेबल कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट कहलाएगी। जो पर्सन बनाएगा वो एस्टिमेटर होगा। और जो क्वांटिटी कैलकुलेट करेगा, क्योंकि एस्टिमेशन जब बनाएंगे तो उसमें 3 स्टेप होती हैं। सबसे पहले जितने भी वर्क आइटम इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट में, उन सबका पहले क्वांटिटी एस्टिमेशन करना पड़ेगा। वो जो पर्सन इन्वॉल्व होगा उसे क्वांटिटी सर्वेयर बोलेंगे। देन उसके बाद रेट एनालिसिस करेंगे कि पर यूनिट आइटम, पर क्वांटिटी कितना कॉस्टिंग आ रही है। और जो हमने पहली स्टेप में क्वांटिटी निकाली है उसकी सेकंड स्टेप में जो रेट आया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कॉस्ट मालूम चल जाएगी। ऐसे सब वर्क का कर लेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर मालूम चल जाएगी। उसमें अदर जो मिसलेनियस चार्जेस हैं जैसे कंटीजेंसी है, लमसम है, वाटर चार्जेस है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है, टूल्स एंड प्लांट्स का कुछ कॉस्ट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आएंगे, वो सब ऐड कर देंगे तो फाइनल हमें प्रोबेबल कॉस्ट मालूम चल जाएगी।
यहां पर जो रिटर्न फॉर्मेट होता है एस्टिमेशन करने का, उसे हम एस्टिमेट बोलते हैं। तो ये हमने यहां पे इतना डिस्कस कर लिया था। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंफॉर्मेशन, हमें क्या चाहिए एस्टिमेशन बनाने के लिए। एस्टिमेशन बनाने के लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन की यहां पर रिक्वायरमेंट है। तो पहला जो है, सबसे पहली चीज वो आती है ड्राइंग। अगर आपके पास ड्राइंग होनी चाहिए तभी आप एस्टिमेट बना पाएंगे। दूसरी चीज होती है स्पेसिफिकेशन, डिटेलिंग अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। जो भी कार्य करने हैं वो करने किस तरह से हैं, क्या क्वालिटी मेंटेन करना है, कौन कौन सा मटेरियल यूज करना है, हर एक जानकारी होना आवश्यक है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन। और तीसरा जो होता है वो होता है रेट, रेट ऑफ द मटेरियल एंड लेबर या रिसोर्सेस का रेट। तो ये तीन चीजें जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला है ड्राइंग, एक है स्पेसिफिकेशन और एक है हमारे पास यहां पर रेट। क्लियर? तो 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन। पहला क्या हो गया? ड्राइंग, अगला हो गया स्पेसिफिकेशन और तीसरा हो गया हमारे पास रेट्स। अब ये तीनों क्या होते हैं, इन तीनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे ड्राइंग की। तो देखिए जो ड्राइंग होती है वो 3 टाइप्स की ड्राइंग जो होती है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। पहला तो होता है प्लान। प्लान से हमें क्या मालूम चलेगा? लेंथ और विड्थ का आइडिया लगेगा। जो भी वर्क है उसका लंबाई कितनी रखनी है और उस वर्क की थिकनेस या विड्थ कितनी होनी है। दूसरी ड्राइंग जो हमें लगती है वो है सेक्शनल एलिवेशन। सेक्शनल एलिवेशन से हमें विड्थ या थिकनेस का आइडिया लगता है। आपको मैंने सेक्शनल एलिवेशन और प्लान, जब हमने आइटम्स ऑफ वर्क, अगर आपको याद हो जब हमने अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन स्टार्ट किया था तब मैंने आपको सेक्शनल एलिवेशन भी दिखाया था और प्लान भी दिखाया था। तो प्लान से लेंथ और विड्थ मालूम चलती है या लेंथ एंड थिकनेस। और जो सेक्शनल एलिवेशन है वो क्रॉस सेक्शन होता है किसी भी वॉल का। तो पूरा जो नीचे आपका फाउंडेशन है उससे लेकर टॉप जो आपका फ्लोर है वहां तक का पूरा सेक्शनल एलिवेशन, उसमें हर एक वर्क की विड्थ और थिकनेस का आइडिया लगता है। तीसरी चीज हमें लगती है एलिवेशन। एलिवेशन मतलब बिल्डिंग फ्रंट में कैसी दिखेगी, तो एलिवेशन से हमें हाइट का मालूम चलता है। और साथ में क्या ऑर्नामेंटल फिनिशिंग देनी है, कोई एस्थेटिक वर्क करना है, आर्किटेक्चरल फिनिश देना है, उन सब चीजों के बारे में आइडिया लगता है। सो ड्राइंग हमारे पास यहां पर कितनी है? 3 ड्राइंग होती है। एक होता है प्लान, एक होता है सेक्शनल एलिवेशन, एक होता है एलिवेशन। यहां पर हमें मालूम चलती है लेंथ और विड्थ, यहां पर मालूम चलती है विड्थ एंड थिकनेस और यहां मालूम चलती है हाइट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक जनरल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अब जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो जैसे आपने देखा होगा हमारा जो भारत है, इंडिया है, बहुत बड़ा है, बट इंडिया के मैप आपने देखे होंगे। हम एक छोटे से पेपर पे पूरे इंडिया को उतार देते हैं और उसमें बहुत बारीक से बारीक डिटेल भी हम मेंशन कर पाते हैं। तो यानी कि जब हम किसी भी जो एक्चुअल चीज है उसको जब ड्रॉ कर रहे हैं तो कोई एक स्केल हम यूज करते हैं। इस स्केल के बारे में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी ईडी के अंदर भी हम पढ़ते हैं और सर्वेइंग के अंदर भी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका नाम आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं आरएफ यानी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या स्केल ऑफ द ड्राइंग। और इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है आरएफ का, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर और स्केल का, ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक्चुअल लेंथ जो है, एक्चुअल लेंथ किसी भी चीज की जो है वो 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर एक्चुअल लेंथ। अब उसको मैंने किसी पीस ऑफ पेपर पे ड्रॉ करा। जब मैंने ड्रॉ करा तो ऐसे मैंने उसको ड्रॉ कर दिया और मैंने उसको 1 मीटर में 1 मीटर की लाइन मैंने बनाई उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहां पर जो मेरी स्केल है वो कितनी होगी? ड्राइंग लेंथ मेरे पास कितनी है? 1 मीटर। एक्चुअल लेंथ कितनी है? 3 मीटर। यानी कितना आ गया? 0.1। 0.1 मेरा क्या हो गया? ड्राइंग लेंथ हो गया या स्केल कहलाएगी। 0.1 ड्राइंग लेंथ, 0.1 स्केल होगी या रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होगा, आरएफ होगा। अब इसमें यह भी ध्यान रखना कि जितना हमारा स्केल छोटा होगा उतना ड्राइंग एकदम क्लियर होगी, या जितना बड़ा स्केल होगा या जितना छोटा होगा उतना क्लियर होगी, या जितना बड़ा होगा उतना क्लियर होगी। तो इस बारे में एक बार हम समझते हैं। मेन यहां पर स्केल पे जो क्वेश्चन है वो आपको आ सकता है, उसके बारे में आपको समझना है। तो स्केल के बारे में समझेंगे। जब भी हम ड्राइंग को मेंशन, जैसे मान लीजिए आपके पास एक आरएफ है 1/5, एक आपके पास आरएफ है 1/5, ठीक है।
हमारे पास एक आरएफ है 1/5 और एक आरएफ है 1/5000। तो कौन सा ज्यादा क्लियर है, 1/5 या कौन सा बड़ा है? पहले क्लियर तो हम बाद में समझेंगे, ज्यादा बड़ा कौन है, 1/5 या 5000? तो ऑब्वियसली बात है 1/5 बड़ा कहलाएगा। 1/5 बिगर स्केल है क्योंकि इसमें डिवाइड कम से हो रहा है और यहां पे डिवाइड ज्यादा से है, तो ये स्मॉलर स्केल है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी मैंने आपको दिया था कि हमारे पास कोई एक्चुअल लेंथ है 10 मीटर की। कितनी है? 10 मीटर की। अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरी स्केल यहां पर है 1 मीटर की, मैंने इसको 1 मीटर में रिप्रेजेंट कर दिया और वहीं पर इसी चीज को मैंने, सपोज मान लीजिए इसी चीज को अगर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सपोज 1 सेंटीमीटर के अंदर। अब आप देखिए 10 मीटर की लाइन को मैंने 1 सेंटीमीटर में बनाया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर कैसा होगा जरा इसको एक बार देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर लगभग इतना सा होगा, आप समझना। 10 मीटर की चीज को मैंने या तो 1 मीटर में रिप्रेजेंट करा या तो 1 सेंटीमीटर में करा। आपको साइकोलॉजिकली समझ में आएगा, इसमें हमें क्लियरिटी ज्यादा नहीं मिलेगी, इसमें हमारी क्लियरिटी बहुत कम होगी। कोई बड़ी सी चीज थी उसको बहुत छोटे में करा तो उतना क्लियर हमें आइडिया नहीं मिलेगा, बट इसमें हमें क्लियरिटी ज्यादा होगी। एक बार स्केल चेक करते हैं, इसकी स्केल क्या बनेगी? इसका जो आरएफ बनेगा वो हमारे पास बनेगा 1/10, मतलब वो आ जाएगा 0.1, जो कि मीटर अपॉन मीटर है। इसमें अगर हम आरएफ निकालेंगे तो इसका आरएफ हमारे पास कितना होगा? 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर। मीटर को जब सेंटीमीटर में करूंगा तो ये और हमारे पास 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इससे जब निकालेंगे तो ये 0.1/1000 मतलब 0.001 आएगा। तो इस केस में स्केल आई 0.001 और इसमें आई 0.1। अब आप बताओ स्केल कौन सी बड़ी है? ऑब्वियस सी बात है ये वाली स्केल बड़ी है, और जो स्केल बड़ी है उसी में क्लियरिटी ज्यादा मिलती है। मतलब एक तो आपको यहां से सीखना है कि आपको 2 आरएफ दे देंगे और पूछेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो सिंपल सा ट्रिक है, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा, या तो उसको डेसिमल में कर लो और कंपेयर कर लो, या जिसमें फ्रैक्शन में है तो जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा वो उतना बड़ा। और मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, जितना स्केल छोटा होगा उतना क्लियरिटी कम होगी, जितना स्केल ज्यादा होगा, जितना आरएफ ज्यादा होगा उतना क्लियरिटी ज्यादा होगी। और जब ड्राइंग्स प्रॉपर क्लियर होंगी तो जो एस्टिमेशन आप बनाएंगे उसमें भी एरर कम होंगे और एक्यूरेसी ज्यादा होगी। यानी जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो लार्जर द स्केल, मोर विल बी द क्लियरिटी एंड मोर विल बी द एक्यूरेसी ड्यूरिंग एस्टिमेशन। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीजें हमें जरूरत पड़ती है एस्टिमेशन के लिए। पहला हमने सीखा ड्राइंग, दूसरा है रेट, तीसरा है स्पेसिफिकेशन। ड्राइंग में हमें 3 ड्राइंग चाहिए, एक चाहिए प्लान, दूसरा सेक्शनल एलिवेशन, तीसरा एलिवेशन। ठीक, यहां पर एक चीज हमें ध्यान रखना है, जो ड्राइंग है इसमें जितना स्केल बड़ा होगा उतना क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी। तो अब आप बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, डिटेल्ड एस्टिमेट जो बनाएंगे उसकी जो ड्राइंग्स होंगी उसमें स्केल बड़ी यूज करेंगे, और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जो हम बनाते हैं, स्टेज 1 एस्टिमेट जो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होता है, उसमें ज्यादा स्केल होनी चाहिए। आप अगर डिटेल्ड एस्टिमेट बना रहे हैं तो वहां ड्राइंग की स्केल ज्यादा होगी या प्रिलिमिनरी में ज्यादा होगी? तो देखिए समझते हैं, जो डिटेल्ड एस्टिमेट बना रहे हैं वहां पे हमारे एरर जो हैं वो कम से कम होना चाहिए। एरर कम से कम मतलब वहां पर जो एक्यूरेसी है वो क्या चाहिए? हमें ज्यादा चाहिए। और अगर हमें ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए मतलब वहां पर स्केल क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, मोर स्केल होनी चाहिए, लार्ज स्केल होनी चाहिए। इसलिए डिटेल्ड एस्टिमेट में स्केल बड़ी यूज की जाती है। ठीक है, आपका ड्राइंग प्रॉपर क्लियर बड़ी स्केल यूज करते हैं। वहीं पर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जो है वो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट है, तो वहां पे स्मॉल स्केल भी चलेगा। इसलिए जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है वहां पे 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहीं डिटेल्ड एस्टिमेट में जो 10 सेंटीमीटर है उसको 1 सेंटीमीटर से करते हैं, या 29 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से करते हैं। मतलब स्केल क्या है? 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, और यहां पर है 1 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर टू 29 सेंटीमीटर।
कौन सी बड़ी छोटी आप खुद कंपेयर कर लो। 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, राइट। मतलब 1 सेंटीमीटर इज टू 1 कितना है 0.01, और इसको करेंगे तो 1 सेंटीमीटर अपॉन में 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 0.1 मीटर। इसमें यूनिट नहीं आएगी, तो ये हमारे पास कितना हो गया, दिस इज 0.1, और ये हमारे पास कितना आ गया 0.01। तो प्रीलिमिनरी में जो स्केल होती है वो 0.01 होती है, और यहां जो होती है वो 0.1 होती है। बड़ी कौन सी है 0.1, तो वही मैंने आपको कहा था। मतलब ड्राइंग में हमें ध्यान रखना है, 3 ड्राइंग यूज करते हैं, वो कोई नहीं पूछेगा। मेन आपको ध्यान रखना है आरएफ क्या होता है, ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। स्केल बड़ी होनी चाहिए, छोटी आपकी क्लियरिटी के लिए तो बड़ी स्केल होनी चाहिए। जितनी स्केल बड़ी होगी उतना क्लियरिटी ज्यादा होगी, उतना एक्यूरेसी ज्यादा होगी। डिटेल्ड में ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो 1 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर टू 29। प्रिलिमिनरी अप्रोक्सीमेटली ज्यादा बड़ी स्केल नहीं चाहिए, छोटी में काम होगा तो 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर हम यूज करेंगे। मतलब प्रिलिमिनरी में छोटी स्केल और डिटेल में बड़ी स्केल यूज करेंगे ड्राइंग्स में। आगे बात करते हैं एस्टीमेट बनाने में। ड्राइंग एस्टीमेट बनाने में स्केल नहीं चाहिए, एस्टीमेट बनाने के लिए जो ड्राइंग्स यूज करेंगे उनकी स्केलिंग की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। मालूम चला पूरी बात तो समझ में आ गई और मेन मर्म भावार्थ कुछ और ही समझ लिया, तो देखते ही देखते क्या से क्या हो जाएगा। अगला अब हम समझते हैं यहां पर नेक्स्ट की, जो भी हमने समझा कि डिटेल्ड एस्टीमेट के अंदर जो हमारी स्केल होगी वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे स्पेसिफिकेशंस के बारे में। देखिए स्पेसिफिकेशंस क्या होता है, एक रिटर्न डिस्क्रिप्शन होता है, एक जनरल गाइडलाइन होती है जिसके अंदर ऑनर जो है वो कैसा वर्क चाहता है कॉन्ट्रैक्टर से, वो उनके बारे में वो लिखित में देगा। उस गाइडलाइन को हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आप अगर मान लो कभी रेस्टोरेंट गए, मैं भोजनालय की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप सोचे भोजनालय पे आप देखें, नहीं, मैं रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूं। मैं रेस्टोरेंट की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत महंगे रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। 5 स्टार होटल में आप अगर डिनर करने गए, सपोज मान लीजिए कभी गए हों या थोड़े अच्छे वाले पर गए हैं आपके शहर में, तो वहां पे आपने देखा होगा, जैसे अगर मान लो कोई सूप के बारे में लिखा है, अब मान लो मनचाओ सूप है, मनचाओ सूप के बारे में लिखा है, तो उसमें पूरा वो मनचाओ सूप का फोटो भी देंगे और उसमें पूरा इंग्लिश में लिखा होता है कि a soup which is freshly prepared with the freshly prepared with the fresh vegetables and garnished with the corianders and the this leaves and falana and served hot, ऐसा कुछ लिखा होता है अच्छे से बड़े से वर्ड में। अब वो उसने लिख दिया मनचाओ सूप, आपको भी पता है, बट वो प्रेजेंटेशन है, वो उन्होंने लिख दिया, ऐसे ही आप समझो। वहां तो इंफॉर्मेशन के लिए लिखा। कुछ ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जहां पे कुछ अजब अजब प्रकार की डिशें होती हैं, तो वहां लिखते भी हैं वो डिश के अंदर कि ये हम ऐसे, जैसे आपने सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, आप पिज्जा तो आपने ऑर्डर किया होगा या पिज्जा खाने आप डोमिनोज या पिज्जा हट में गए होंगे। अब आप सपोज मान लीजिए कोई भी आप मैक्सिकन पिज्जा आपने लिखा, तो मैक्सिकन पिज्जा के नीचे लिखा होता है कि इसमें बेबी कॉर्न होगी, चिली फ्लेक्स होगी, फलाना होगा और ये होगा और चीज होगा और मार्गरेटा होगा और ये भी होगा और लाफालेल होगा और बहुत सारी चीजें होगी। तो वो जो उन्होंने लिखा है वो स्पेसिफिकेशंस है। ऐसे ही जब भी प्रोजेक्ट होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को बताना पड़ेगा ना कि काम करना है, उसको भी पता है, उसको पता है ब्रिक वर्क कैसे होता है। बट अब मान लो कि आपने कहीं पर मान लो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क की आप उम्मीद कर रहे थे सुपर स्ट्रक्चर में, या सेकंड क्लास की, उसने गलती से थर्ड क्लास ब्रिक यूज कर ली जानबूझ के मान लो, और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। इससे अच्छा है कि लिख के दे दो, जो कि आपने सुना हुआ है, हमारे इंडिया में कहावत है 100 बका और 1 लिखा। 100 बार कोई बात बोल दो, उसके बजाय एक बार में वो बात लिख दो, बात खत्म हो जाती है। तो एक जनरल गाइडलाइन जिसमें लिखित में ऑनर कॉन्ट्रैक्टर को देखा कि इस प्रोजेक्ट में जितने भी कार्य आ रहे हैं उनको आपको इस तरीके से, इस हिसाब से करना है, वो स्पेसिफिकेशंस कहलाता है उन वर्क का, उस प्रोजेक्ट का।
अब स्पेसिफिकेशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। अब जनरल किस लिए होता है? जनरल स्पेसिफिकेशन वो होता है जिसमें प्रोजेक्ट में जितने भी मान लो 10 वर्क इन्वॉल्व है, 10 काम होने उस प्रोजेक्ट में, तो सभी 10 वर्क के बारे में छोटा छोटा बेसिक जनरल गाइडलाइन दे देंगे, ऐसे ऐसे करना है, नेचर, क्वालिटी एंड क्लास ऑफ वर्क, लेबर, मटेरियल, कौन सा कैसा यूज करना है, एक जनरल बारे में सब बता देंगे हर वर्क के बारे में। अब प्रोजेक्ट में ऐसे भी कुछ वर्क होते हैं जो कुछ नए से वर्क हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर के लिए, जिसमें डाउट है ऑनर को कि यार ये काम ये बिगाड़ सकता है। जैसे मान लो आप किचन में कोई मार्बल लगवाना चाहते हो और वो इटालियन मार्बल है सपोज मान लो, या आप कोई सपोज मान लीजिए फायर प्लेस, आपका जो ड्राइंग रूम होता है, हॉल होता है, वहां पर आप कोई फायर प्लेस बनवाना चाहते हैं, या हॉल में जो दीवार है उस पर आप एक शेर का, लॉयन का फेस बनवाना चाहते हैं, एकदम नया ऑर्नामेंटल टाइप वर्क है, आपने कहीं देखा है दिल्ली में किसी आर्किटेक्ट का, वो आप करवाना चाहते हैं। अब वो उस काम को आपने उसको बता तो दिया और उसने वो काम एक बार करा हुआ है, बट आपको डाउट है कि शायद वो गलत कर देगा, तो उस पर्टिकुलर एक वर्क के बारे में या 2-3 ऐसे वर्क जिसमें आपको डाउट है, उनके बारे में आप डिटेल्ड में सब कुछ लिख दोगे, हर एक चीज अबाउट द नेचर, क्वालिटी, क्लास ऑफ वर्क, लेबर, मटेरियल, हर एक चीज, पूरा प्रोसीजर, करना कैसे है, कंक्रीट बनेगा तो सीमेंट कौन सी लेनी है, सैंड कौन सी होनी चाहिए, क्या ग्रेडिंग होनी चाहिए, किससे पास होनी चाहिए, आप सारे उसके टेस्ट बता दोगे, कौन सा टेस्ट सैंड के लिए करना है, कौन सा टेस्ट ग्रेवल के लिए करना है, प्रोपोर्शन किस विधि से निकालना है, बेचिंग कौन सी करेंगे, हर एक चीज आप उसमें लिख दोगे, वो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन कहलाता है, ताकि फिर गलती की गुंजाइश कुछ ना बचे। अच्छा, अब बात आती है सर ये स्पेसिफिकेशन का पर्पस क्या क्या है। देखो, पहला पर्पस तो क्या है कि जब स्पेसिफिकेशन रेडी करेंगे तो आपको मैंने यूनिट नंबर 1 में कहानी सुनाई थी कि जब डिटेल्ड एस्टीमेट बनाते हैं, अब डिटेल्ड एस्टीमेट कौन बनाएगा? जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, तो उनको बनाने में उससे मदद मिलेगी। दूसरा मैंने आपको यह बताया था कि जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो खुद प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करती है, वो टेंडर रिलीज करती है, और जो अलग अलग मार्केट में कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सब लोग टेंडर भरेंगे, और जो लोवेस्ट बिडर होगा उसे हम कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब टेंडर भरे जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर से रेट लेने पड़ेंगे, और जिस पेज पर फॉर्मेट पर उनसे हम रेट लेते हैं उसको बोलते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी। वो क्या होगा उसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो बिल ऑफ क्वांटिटी में सारा वर्क मेंशन होता है, सारे वर्क की क्वांटिटी मेंशन होती है, सिर्फ रेट छोड़ देते हैं बाजू में, वो ब्लैंक होता है। वर्क तो जो कंपिटेंट अथॉरिटी, जैसे मान लो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट, कैनाल प्रोजेक्ट है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पहले डिटेल एस्टीमेट तो बना ही चुकी है ना, तभी तो टेक्निकल सैंक्शन मिला है, और टेक्निकल सैंक्शन मिलने के बाद जो टेंडर रिलीज करते हैं, तो टेक्निकल सैंक्शन जब उन्होंने लिया मतलब डिटेल एस्टीमेट बनवाया होगा या बनाया होगा, और जब बनाया तब उनके पास पूरा डिटेल एस्टीमेट में उनका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टीमेट कॉस्ट होगा, मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, कॉस्ट, ये सब उनके पास होगी। वो जो उनके पास समरी थी उसी से वो बीओक्यू बनाते हैं, उसमें आइटम सब रहने देते हैं, क्वांटिटी जो उन्होंने कैलकुलेट करी वो लिखे रहने देते हैं, वरना क्वांटिटर खुद निकालेगा, टाइम वेस्ट होगा, उससे टेंडर डिले हो जाएगा। उसमें रेट ब्लैंक छोड़ देते हैं। वो जो लोग रेट लेते हैं डिटेल एस्टीमेट के लिए, वो कहां से लेते हैं अभी आगे बताऊंगा। तो उनके डिपार्टमेंट का खुद का अपना एक शेड्यूल ऑफ रेट बुक होती है, रेट बुक, उससे वो ले लेते हैं, उससे डिटेल एस्टीमेट आ जाता है। बट अब यहीं पर तो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जो कॉन्ट्रैक्टर जो उस रेट से भी कम रेट में काम करे तभी तो उसका फाइनल कॉस्ट उससे कम जाएगी, और जो लोवेस्ट बिडर होगा उसे हम कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेंगे। तो वो बिल ऑफ क्वांटिटी जब भरेगा तो वो रेट जब लिखेगा तो पहले वो स्पेसिफिकेशन भी पढ़ेगा कि इनको काम कैसा चाहिए। ब्रिक वर्क का या जब रेट लिखने जाएगा तो पहले ब्रिक वर्क का स्पेसिफिकेशन पढ़ लेगा। तो ये ना सिर्फ कंपिटेंट अथॉरिटी को हेल्प करता है डिटेल एस्टीमेट के लिए, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर को भी हेल्प करता है बिल ऑफ क्वांटिटी भरने के लिए, ताकि वो टेंडर में रेट कोड कर पाए। तीसरा इसका इंपॉर्टेंस स्पेसिफिकेशन का, अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के दौरान कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उस केस में भी हेल्प करेगा। ऑनर बोलेगा तुमने ये काम नहीं करा,
कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा मैंने किया है, आपने यही बोला था। अब वो बोला खत्म हो गया, लिखा क्या था, लिखा ये था, हाँ मैंने ऐसा किया है, तो ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट खत्म। उसने जो किया वो वहां नहीं लिखा था, तो उस पर जो चार्जेस हैं, जो भी उसमें केस हो सकता है, जो भी व्हाटसोएवर कंडीशंस हैं, जो ऑनर चाहता है वैसी चीजें होंगी। तो यहां पर आ जाता है कि डिस्प्यूट्स को भी कुछ हद तक सॉल्व करने में हेल्प करता है स्पेसिफिकेशंस। So it is the information about the execution of work involved. It gives the idea about the nature, quality, class of work. ये मेनली क्या क्या पर्पस सर्व करता है? एक तो इससे आप डिटेल्ड एस्टिमेट बना सकते हैं, दूसरा ये बीओक्यू फिल करने में हेल्प करेगा कॉन्ट्रैक्टर को, एंड लास्ट कैन बी चेक्ड एज अ प्रूफ, कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑनर एंड द कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर? तीन पर्पस है। अब जो स्पेसिफिकेशन बच्चों हमारे पास है वो कितने प्रकार का है? वो भी दो प्रकार का है। एक हमारे पास है यहां पर जनरल स्पेसिफिकेशन, और एक है हमारे पास इसमें डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। जनरल क्या बताता है? जनरल आइडिया देता है ऑफ ऑल वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, सभी के बारे में बताता है। वहीं पर डिटेल्ड क्या है? डिटेल्ड आइडिया देता है पर्टिकुलर वर्क, जो वर्क में गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं उनके बारे में सब कुछ बता देंगे। यहां पर सब वर्क के बारे में कुछ बताएंगे, और यहां पे कुछ वर्क के बारे में सब बता देंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर सब वर्क के बारे में कुछ बताएंगे, और यहां पे कुछ वर्क के बारे में सब बता देंगे। आई होप आपने समझा हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं रेट ऑफ रिसोर्सेस की। जो भी रेट होता है, रेट कहां से मालूम चलेगा? तो रेट के लिए क्या होता है, सेंट्रल जो बॉडी है, जो पूरे इंडिया लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिस में जहां से रेट चलेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी बोल सकते हैं कंपिटेंट अथॉरिटी हैं, उनके अंदर जो भी प्रोजेक्ट होंगे उनमें जब रेट की जरूरत पड़ेगी तो सेंट्रल लेवल का एक रेट बुक फिक्स की जाएगी और वो यूज की जाएगी। तो सेंट्रल लेवल के लिए सीपीडब्ल्यूडी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, वो रिलीज करता है फॉर होल इंडिया। और उस किताब में जिसमें लेबर के वेजेस और सभी रिसोर्सेस के रेट्स उस बुक के अंदर मेंशन होते हैं, उसको हम बोलते हैं शेड्यूल ऑफ रेट या स्केड्यूल ऑफ रेट। उसको एसओआर भी कहा जाता है। अब स्टेट गवर्नमेंट के भी अलग अलग और डिपार्टमेंट्स होते हैं या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। जैसे स्टेट लेवल पे पीडब्ल्यूडी हो गया, आरएएस हो गया, और हम बोल सकते हैं अर्बन डेवलपमेंट बॉडी भी होती हैं, या हम बोल सकते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, तो स्टेट लेवल के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके खुद के भी अपने शेड्यूल रेट बुक होती है, उसको सीएसआर कहा जाता है, यानी करंट शेड्यूल ऑफ रेट। तो अब वो डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए कि कोई महाराष्ट्र में कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट है, अब वहां पे कोई प्रोजेक्ट आया तो वो अपना खुद का भी रिफर कर सकते हैं, और कोई प्रोजेक्ट ऐसा आया जिसमें ऐसा कोई रिसोर्स है जो उनके पास मेंशन नहीं है, तो वो जो सीपीडब्ल्यूडी वाला है वो भी यूज कर सकते हैं। सो इट डिपेंड, मतलब सेंट्रल लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पर भी होता है। स्टेट लेवल पे हो गया या खुद डिपार्टमेंट का अपना कुछ रेट बुक है तो उसको सीएसआर बोलते हैं, करंट शेड्यूल ऑफ रेट। और जो पूरे ऑल ओवर इंडिया का है वो है शेड्यूल ऑफ रेट। अब क्वेश्चन यहां पे आता है, जो शेड्यूल ऑफ रेट बुक है एसओआर, वो कौन पब्लिश करता है? तो वो सीपीडब्ल्यूडी करता है, ये आपको टिक करना है। एंड लास्ट, कितने साल में रिवाइज होता है? अगर जरूरत पड़ती है कुछ तो रिवाइज किसी भी टाइम कर सकते हैं, बट अगर चेंजेस नहीं आते हैं वेजेस में या रेट्स में, मटेरियल में, तो हर 3 साल का प्रावधान है। यानी एसओआर बुक कितने टाइम में रिवाइज होती है, एग्जाम में पूछते हैं, हर 3 साल में उसे रिवाइज किया जाएगा। तो रेट ऑफ रिसोर्सेस का यहां पर मतलब क्या है? It includes the rate of material and machines along with the wages of labor. Rates are mentioned in SOR, schedule of rate, published by CPWD, and it is revised after every 3 years. Every department has their own schedule of rate known as current schedule of rate, that is CSR.
क्लियर? तो अभी हमने क्या समझा, एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, एस्टिमेट क्या है, एस्टिमेट कौन बनाएगा, जो क्वांटिटी बताएगा उसे क्वांटिटी सर्वेयर बोलेंगे। एस्टिमेट बनाने के लिए तीन चीज हमें चाहिए, पहला है ड्राइंग, दूसरा है स्पेसिफिकेशन, और थर्ड हमारे पास यहां पर है दैट इज रेट। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ड्राइंग्स हमें तीन प्रकार की चाहिए, एक प्लान, एक सेक्शनल एलिवेशन और एक एलिवेशन। ड्राइंग की जितनी स्केल बड़ी होगी उतना एक्यूरेसी ज्यादा होगी। डिटेल्ड में लार्जर स्केल यूज करते हैं, प्रिलिमिनरी में छोटी स्केल होनी चाहिए ड्राइंग्स की, 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर प्रिलिमिनरी और 1 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर टू 29 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर अगला, जो कि है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन जो होते हैं वो तीन काम के लिए यूज होता है, डिटेल एस्टिमेट बनाने के लिए हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्टर को बीओक्यू फिल करने में हेल्प करता है, और कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो वहां पे एज ए प्रूफ की तरह काम करता है। दो प्रकार का होता है, जनरल और डिटेल्ड। सब वर्क के बारे में कुछ बताना जनरल और कुछ के बारे में सब बताना डिटेल्ड। नेक्स्ट हमने पढ़ा रेट। सीपीडब्ल्यूडी पब्लिश करता है बुक एसओआर फॉर इंडिया लेवल, हर 3 साल में रिवाइज होता है, ध्यान रखना है। हर डिपार्टमेंट की अपनी भी एसओआर हो सकती है, जिसके अंदर लेबर के वेजेस, मशीन, टूल प्लांट का रेंट कितना हो सकता है, और सभी रिसोर्सेस जितने भी अदर है, मटेरियल है, सबका वहां पे रेट मेंशन होता है। अब जो हमारे पास यूनिट नंबर 2 है, दैट इज सेकेंड यूनिट, जो कि मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर्स। इसमें हम सबसे पहले अब टाइप्स ऑफ एस्टिमेट स्टार्ट करेंगे, देन कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर्स पढ़ेंगे, लास्ट में कुछ मिसलेनियस टर्म्स जैसे लिक्विडेशन डैमेज क्या होता है, मोबिलाइजेशन फंड क्या होता है, अर्नेस्ट मनी क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, शेड्यूल ऑफ रेट तो आपने बता दिया, बस उसकी डेफिनेशन तो बता दो। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट क्या होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी तो आपने पढ़ा दिया, पर उसकी डेफिनेशन तो बता दो। ठीक है, आर्बिट्रेशन की प्रोसेस क्या होती है, टॉर्ट क्या होता है, ठीक, रेसिशन क्या होता है, इंजक्शन क्या होता है, ऐसी कई सारी चीजें हम बात करेंगे हमारा इस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है, अदर मिसलेनियस टर्म्स के अंदर। और प्लिंथ एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहां तक पूरा समझ में आया। अभी इस क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा कि एस्टिमेट बनाने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे एस्टिमेट कितने प्रकार के होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इसी तरह से आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एसएससी जेई के लिए आप टेक्निकल, नॉन टेक्निकल के लिए विद फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका सपना सभी एग्जाम है तो विजय बैच एक यूनिवर्सल बैच, जिसमें आपको यूनिवर्सल टाइप टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, मिनिमम 500 नंबर ऑफ टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज। अगर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहते हैं तो नॉन टेक महापैक को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स विद प्रॉपर नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। एसएससी जे की इफेक्टिव प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, टाइम बहुत कम बचा है, मॉक टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंट टाइप की टेस्ट सीरीज सिर्फ एसी प्लस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जाके उसको चेकआउट करो और अपनी इफेक्टिव प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो सेशन अभी हमने डिस्कस किया, इसका पीडीएफ आपको एसी प्लस एप एंड वाइट डिस्कशन चैनल पर मिलेगा, वहां से इसको आप रेफर कर सकते हैं। अगर आपने एस्टिमेशन के सारे लेक्चर नहीं देखे तो उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लीज जाके उनको चेकआउट करें। अदर सब्जेक्ट्स भी मैंने आपको बताए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।